आज हम लोग न्यूटन के शीतलन नियम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम किसी गर्म दूध को या गर्म पानी को हम कमरे में रख देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और जो रूम का टेम्परेचर होता है उसके बराबर आ जाता है ना, ठंडा होते होते मतलब वातावरण का जो ताप रहता है उसके बराबर आ जाता है ना। तो इसी पर न्यूटन ने अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसे हम न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के शीतलन नियम अनुसार क्या होता है, इस नियमानुसार यदि वस्तु तथा उसके परिवेश का तापांतर कम हो, मतलब जो वस्तु है उसका ताप और जो उसके आसपास का वातावरण है उसका ताप में अंतर कम हो तो वस्तु के शीतलन की दर हो, तो वस्तु के शीतलन की दर मतलब ठंडा होने का दर जो होता है क्या होता है, उस परिवेश के तापांतर, वस्तु और उस परिवेश के तापांतर, शीतलन की दर वस्तु और उस परिवेश, यहाँ पर वह है, ठीक है, वस्तु और उस परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो वस्तु का ताप है और परिवेश का ताप है इन दोनों का अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है शीतलन की दर, है ना। मान लो कोई वस्तु dt समय में dq ऊष्मा छोड़ती है। ठीक है, यदि वस्तु का ताप क्या है, T है, ठीक है, तथा परिवेश का ताप क्या है, परिवेश का ताप है हमारा T0 हो, तो इस नियमानुसार क्या होगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार होगा dq शीतलन की दर, है ना, माइनस dt शीतलन, ठंडा हो रहा है ना वस्तु, शीतलन की दर उन दोनों वस्तु और उस परिवेश के तापांतर मतलब T माइनस T0 के अनुक्रमानुपाती होता है। यही कहा ना न्यूटन ने। और जो ये ऋण चिन्ह क्या बताता है, समय बढ़ने के साथ ऊर्जा ह्रास कम हो रहा है। ऋण चिन्ह समय बढ़ने के साथ ऊष्मा में कमी कम मात्रा में हो रही है। ठीक है, ये बताता है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस dq/dt इक्वल टू समाकलन का चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट k ले लिए, इसे क्या कहते हैं, अनुपातिक नियतांक कहते हैं, है ना।
जो वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु किस प्रकार के पदार्थ से निर्मित है। ठीक है, जहाँ k इक्वल टू अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, जो वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मान लो वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है तो उसका भार तो होगा ही ना, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है m, तथा इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है, S है। अब बहुत अल्प समय में, मान लो अल्प समय में, मान लो अल्प समय में, अल्प समयांतराल dt में इसका d स्मॉल t है ना, ये स्मॉल t में इसका ताप d से t से क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, तब वस्तु क्या करेगा, जो ऊष्मा है उसको खो रहा है ना, मतलब ठंडा हो रहा है तो ऊष्मा खो रहा है, तो वस्तु द्वारा खोई गई ऊष्मा, तो खोई गई ऊष्मा का परिमाण क्या हो गया, dq इक्वल टू ms dt। तो द्वारा खोई गई ऊष्मा का परिमाण क्या गया, dq इक्वल टू ms dt। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब dq का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, dq का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, माइनस ms dt अपॉन d स्मॉल t इक्वल टू k t माइनस t0। ठीक है, इसमें हम मान रख दिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dt अपॉन dt इक्वल टू k, माइनस को इधर ले गए है ना, अपॉन ms t माइनस t0। अब जो ये है, ये स्मॉल k है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dt अपॉन dt इक्वल टू स्मॉल के, ये पूरे की जगह हम k लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस कैपिटल K
टी माइनस टी ज़ीरो, जहाँ स्मॉल के अपॉन एम एस इक्वल टू के, कैपिटल के। ठीक है, ये क्या है? एक नया नियतांक, कांस्टेंट। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं? डी टी अपॉन ये टी वाला को इधर कर दिए, टी माइनस टी ज़ीरो। ठीक है, और ये डी टी को इधर ला दिए, बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर क्या होगा? ये इसका समाकलन कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी माइनस टी ज़ीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर ले लिए, के को बाहर ले लिए, वन कुछ नहीं है तो डी टी। ठीक है, तो इसको मान लिया टी है ना, तो ये क्या आ जाएगा? इसका समाकलन किए तो हम समाकलन पढ़े हैं, तब पढ़े हैं ना, ये हो जाता है लॉग टी, तो टी माइनस टी ज़ीरो लॉग के रूप में आ जाएगा, है ना, बराबर माइनस के, और कुछ नहीं है तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वो आ जाता है ना, यहाँ वन है तो के टी और समाकलन का सी। ठीक, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इक्वल टू एक्स से। ठीक है, और ये सी क्या है? जहाँ सी इक्वल टू समाकलन नियतांक है। अब जब लाग को इधर ले जाएंगे तो ये ई के घात के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी माइनस टी ज़ीरो इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी प्लस सी। क्यों हुआ ये? क्योंकि जब लाग को इधर ले जाते हैं हम, जैसे कि क्योंकि लॉग एक्स बराबर मान लो क्या है हमारे पास, लॉग वाई है ना, तो इसको जब लॉग को इधर ले जाए तो x इक्वल टू ई टू दी पावर y हो जाता है ना। ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हैं? t माइनस टी ज़ीरो इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी और ई टू दी पावर सी, क्योंकि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर जुड़ी हुई है ना घातें, इसको हम अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी माइनस टी ज़ीरो इक्वल टू इसकी जगह सी डैश। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस के टी, इसकी जगह हम सी डैश मान लिए, जहाँ ई टू दी पावर सी इक्वल टू सी डैश मान लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टी इक्वल टू टी ज़ीरो, इधर ले गए टी को, प्लस सी डैश ई टू दी पावर माइनस के टी।
अब इस समीकरण द्वारा हम शीतलन का समय T ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्थिति में विशिष्ट ताप परिसर में इस समीकरण की सहायता से एक विशिष्ट ताप परिसर में शीतलन का समय ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ किया गलत लिख दी हूँ, इधर से मात्रा है ना, किया जा सकता है। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, dt बाय d कैपिटल T बाय स्मॉल dt बराबर माइनस के टी माइनस T0 को इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर आया इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। log T माइनस T0 बराबर माइनस के स्मॉल t प्लस c को इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। और इक्वेशन नंबर 4 किसको प्रदर्शित करता है? प्रवणता को, जिसका मान माइनस में होता है। ठीक है, और इसकी सीमाएं क्या होती है? न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं, पहला क्या होता है? वस्तु और उसके आसपास वातावरण के ताप में जो अंतर हो वो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। वस्तु और उसके आस पास के वातावरण का अंतर ताप का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, पहला है ना। दूसरा कंडीशन क्या है? जो ऊष्मा हानि होती है वो केवल विकिरण के रूप में होना चाहिए। ऊष्मा हानि केवल विकिरण के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है हमारा जिस सतह से ऊष्मा का विकिरण हो रहा है उसकी प्रकृति तथा क्षेत्रफल ऊष्मा खोते समय चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। खोते समय परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है।